हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 9th की पुस्तक कृतिका भाग 1 के अध्याय संख्या 3, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। और जगदीश चंद्र माथुर जी दोस्तों एक नाटककार माने जाते हैं। सर्व प्रसिद्ध लोक प्रसिद्धि प्राप्त की उन्होंने नाटक में। अब नाटक का एक रूप होता है एकांकी। तो यहाँ उनके द्वारा लिखित एक एकांकी है जिसका नाम है रीढ़ की अड्डी। आपने सुना भी होगा, रीढ़ की अड्डी जो होती है जिसके ऊपर हम लोग जैसे कि मान लो आप खड़े हैं सीधे, तो मान लो रीढ़ की हड्डी ठीक है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो हमारी कमर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो इन्होंने एक यहाँ एकांकी लिखी है। अब इस एकांकी में क्या दिया हुआ है बच्चों, इसमें जो महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादिता है, जो बताया गया है कि किस प्रकार से महिलाएं एक अबला नारी होते हुए किस प्रकार से वो मतलब कि एक अबला नारी रहकर के एक गृहस्थी में ही किस प्रकार से बैठी होती हैं, साथ में उन रूढ़िवादिताओं पर प्रहार करते हुए, उन समस्याओं पर प्रहार करते हुए, साथ में उनकी शिक्षा से जो कौन कौन से अवसर प्राप्त हुए, उन्हें कौन कौन से लाभ प्राप्त हुए, किससे लोगों के मन में एक खौफ हो गया, महिलाओं के प्रति भी किस प्रकार से महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं, ऐसा नहीं कि पुरुष ही बढ़ सकते हैं। तो इस पाठ में ऐसा बहुत कुछ दिया हुआ है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, इस सेशन में हम जगदीश चंद्र माथुर जी के जीवन परिचय के साथ साथ जो इन्होंने यहाँ एकांकी है उनकी द्वारा लिखित रीढ़ की अड्डी जो एकांकी उसका सारांश पढ़ेंगे। ध्यान रखना बच्चों, एकांकी जो है वह नाटक का एक रूप माना जाता है जिसमें एक अंक दिया हुआ होता है। ठीक है, तो बच्चों इस सेशन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, इस सेशन में हम जीवन परिचय देखेंगे। और जीवन परिचय किनका देखेंगे बच्चों, हम लोग जगदीश चंद्र माथुर जी का। ठीक है, और साथ में हम जो रीढ़ की हड्डी इन्होंने लिखा है जो एकांकी है उसका सारांश भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे बच्चों, रीढ़ की हड्डी जो मूल एकांकी है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जैसे ही हम लोग ये दोनों वीडियो पढ़ लेंगे तो अंत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यह तब आपको अच्छे समझ में आएगा जब ये दोनों फर्स्ट और सेकंड यानी कि जीवन परिचय और सारांश और साथ में जो मूल एकांकी है रीढ़ की हड्डी तब समझ में आएगा, दोनों समझ में आ गए, तब आप लोगों को अभ्यास प्रश्नों में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और बच्चों यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है, हमारी पाठ्य पुस्तक है कृतिका भाग 1। तो बच्चों ध्यान रखना, कक्षा 9th है, पुस्तक का नाम कृतिका भाग 1 है, जिसकी अध्याय संख्या 3 है और जिसके लेखक का नाम क्या है बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर, जो एक नाटककार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है इन्होंने। अब बच्चों आप लोगों से पूछ ले कि कृतिका भाग 1 में जो रीढ़ की हड्डी जो एकांकी लिखी हुई है उसके लेखक कौन है, तो बच्चों ध्यान रखना कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। कौन है बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर जी। अब हम पढ़ेंगे क्या, जगदीश चंद्र माथुर जी का जीवन परिचय। यदि मैं जीवन परिचय की बात करूं माथुर साहब की, तो 1917 ईस्वी में खुर्जा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है और 1978 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद हो गया, 1917 में जन्म होता है और 1978 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जीवन परिचय। जन्म की बात करें, सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 ईस्वी में खुर्जा यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में हुआ। देखो सुपरिचित यानी कि सु यानी अच्छे से आप लोग परिचित हैं, यानी इनके बारे में सुपरिचित यानी सब इस संसार में लगभग जो पाठक हैं, जो पढ़े हुए लोग हैं, वो लगभग जगदीश चंद्र माथुर जी को जानते हैं। और किस रूप में जानते हैं, नाटककार के रूप में जानते हैं। और जो यहाँ एकांकी है इनकी रीढ़ की हड्डी, वो नाटक का एक रूप मानी जाती है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूछा जा सकता है आप लोगों से। कहाँ जन्म होता है, खुर्जा उत्तर प्रदेश, कब, 1917 ईस्वी। मृत्यु की बात करें बच्चों तो मृत्यु कब होती है, 1978 ईस्वी में। तो जन्म 1917 में और मृत्यु होती है 1978 में। जन्म कहाँ होता है, खुर्जा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब आगे बात करें उनकी शिक्षा की, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों, उनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्हें शिक्षा प्राप्त होती है। याद रखना, पूछा जा सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर जी की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, किस विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्रियां प्राप्त की, BA MA की। बचपन से ही नाटकों में रुचि
होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते थे। देखो बचपन से ही उनको नाटकों में, देखो कहा जाता है ना कि बच्चों का जो रुचि है वो बचपन में ही दिखाई दे जाती है। इनकी रुचि कहाँ थी? अभिनय करने में, रोल करने में। तो उन्होंने बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे हैं। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणत हो गया, यानी कि सृजन होता है निर्माण करना, और आगे यही जो शौक था, यही जो रुचि थी उनकी नाटकों में खेलने की, अभिनय करने की, लेखन की, वही क्या होगी? निर्माण में परिणत हो गया। सृजन यानी होता है निर्माण, यानी नए नए नाटकों का निर्माण वो करने लगे, खुद ही क्या करने, लिखने लगे। पहले तो किसी और के लिखे हुए नाटकों पर वो अभिनय करते थे, अब स्वयं भी उन नाटकों को ये लिखने लग गए। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है, विविधता यानी अनेकता, यानी कि इन्होंने जो भी नाटक लिखा है ऐसे नहीं सभी एक जैसे नाटक लिखे हैं, इन्होंने अलग अलग तरह के बहुत सारे नाटक लिखे हैं। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ऐतिहासिक क्या होता है? इतिहास से संबंधित। यदि हम बात करें बच्चों तो यहाँ इतिहास मूल शब्द है और इक क्या है? प्रत्यय है। ध्यान रखना, किसी भी शब्द में जब एक प्रत्यय जोड़ते हैं ना बच्चों, तो उस शब्द का प्रथम स्वर में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान रखना, समझा देता हूँ। व्याकरण की बहुत अच्छी बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि गद्यांश देकर के फिर पूछा जा सकता है इसमें। तो ध्यान रखना, मान लो कोई भी शब्द है XYZ और किसी भी शब्द के अंत में एक प्रत्यय जोड़ते हैं ना, तो इस शब्द का जो प्रथम स्वर है, इस शब्द का जो प्रथम स्वर है वह परिवर्तित होता है। कैसे? यदि ए या आ होगा तो बच्चों वो किस में बदल जाएगा? आ में बदल जाएगा। और यदि छोटी ई यानी लघु ई, दीर्घ ई बोलते हैं, छोटी ई, बड़ी, या ए होगा तो बच्चों आई में बदल जाएगा। और ऐसे ही बच्चों ऊ, बड़ा ऊ, ओ होगा तो बच्चों किस में बदल जाएगा? वो औ में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही री सी होता है बच्चों, वह आर में परिवर्तित होता है। किस में परिवर्तित होता है? आर में। अब ध्यान से समझना, मैंने कहा प्रथम स्वर में इस प्रकार से परिवर्तन होगा, यानी प्रथम स्वर ए या आ है तो आ में बदल जाएगा, छोटी बड़ी ए होगा तो आई में बदल जाएगा, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ होगा तो औ में बदल जाएगा। और यह आप लोगों को पता ही होगा कि एक की मात्रा कितनी होती है? एक की मात्रा, आई की मात्रा होती है 2 और एक की मात्रा होती है 1, ये तो आपको पता होगा। और औ की मात्रा 2 मात्रा और एक खड़ी पाई, जो डंडा लगाते हैं नीचे बच्चों, इसे खड़ी पाई कहा जाता है। और ओ की मात्रा होती है 1 मात्रा और एक खड़ी पाई होती है। तो देखो ध्यान से समझना बच्चों, अब लोग, मैंने कहा इतिहास यानी प्रथम स्वर में, प्रथम स्वर क्या है? यहाँ ई है, प्रथम स्वर क्या है? ई। ई किस में बदलेगा बच्चों? आई में बदलेगा। तो आई की कितनी मात्रा होती है? 2 मात्राएं होती है ना। लेकिन स्वर को हम ई के ऊपर 2 मात्रा लगाएंगे नहीं। अब ई आई में परिवर्तन हो रहा है, यदि व्यंजन होता तो 2 मात्राएं लगा देते हम लोग, लेकिन यहाँ हम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ स्वर है। तो ई का तो क्या हो जाएगा? ए हो गया। ए बीच वाला जो का, तो बीच वाले के बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, हो गया इतना। अब देखिए आगे, मैंने कहा अंतिम स्वर को, फिर इसके बाद ध्यान रखना, अंतिम स्वर को क्या करते हैं बच्चों? अंतिम स्वर को हटा देते हैं। प्रथम स्वर में तो परिवर्तन हो जाता है और अंतिम स्वर को क्या कर देते हैं हम लोग? हटा देते हैं। अब हटाएंगे तो आधा से बचेगा, आधे से में क्या जुड़ जाएगा? ई जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कह का कह हो जाएगा। देखो और भी बहुत सारे शब्द देखो, जैसे समाज है। अब समाज में क्या जोड़ रहा हूं मैं? इक प्रत्यय जोड़ रहा हूं। क्या जोड़ रहा हूं? इक प्रत्यय। तो मैंने कहा प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। प्रथम स्वर में क्या? ए। क्यों? क्योंकि से में यदि मैं ए जोड़ता हूं बच्चों, तभी क्या बनता है? से। आ जोड़ूंगा तो सा बन जाएगा, ई जोड़ूंगा तो सी बन जाएगा, ऊ जोड़ूंगा तो सू बन जाएगा। इस प्रकार बना सकते हैं। तो से का तो क्या हो जाएगा? ए आ में बदल जाएगा, तो सा हो जाएगा। अंतिम स्वर को हटा देंगे। अंतिम स्वर क्या है? ए ही है। ए हटाएंगे, आधे जे में ई जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जी जुड़ जाएगा और कह का क्या हो जाएगा। जैसे मान लो नीति शब्द है। अब नीति शब्द में मैं एक प्रत्यय जोड़ता हूं, तो देखो बड़ी ई है, बड़ी ई किस में बदल जाएगा? 2 मात्रा में, यानी आई में, तो ने पे 2 मात्रा, ने ती।
ठीक है। अब दूसरी बात देखो, ई हट जाएगा, तय बचेगा आधा, आधे तय में ई वापस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा। ऐसे ही मान लो सेना है, सेना में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो एक मात्रा है, एक इसकी होती है, दो मात्रा में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, सैनिक हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा, हो जाएगा ना। ऐसे ही बताइए आप लोग मुझे, मैं आपसे पूछता हूं कि पुराण शब्द में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होगा, तो आप लोगों का आंसर आ गया होगा कि सर पौराणिक होता है। ऐसे ही मैं आप लोगों से पूछ लूं कि भूत शब्द में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या जोड़ते हैं, तो भूत शब्द में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, भूत शब्द में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। ऐसे ही भूगोल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा, कर सकते हैं। ऐसे ही उद्योग शब्द में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो औद्योगिक हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा। ऐसे ही लोक शब्द में एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो लौकिक हो जाएगा। तो ध्यान रखना, तो इन्होंने ऐतिहासिक नाटक तो लिखे ही हैं, यानी इतिहास से संबंधित, इतिहास जो हमारा इतिहास है, मान लो किस प्रकार से राजा हुए, किस प्रकार से उनकी राजाओं से लड़ाइयाँ होती थी, किस प्रकार से विदेशी आक्रमण किया, यानी इतिहास से संबंधित तो इन्होंने नाटक लिखे ही लिखे हैं। साथ में सामाजिक समस्याओं से जुड़े भी एकांकी नाटक भी लिखे हैं, यानी कि समाज में जो समस्याएं फैल रही हैं उन समस्याओं के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े बहुत सारे एकांकी एवं नाटक भी लिखे हैं। तो बच्चों बताओ, थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया, ये आ गया तो देख लीजिए एक बार। उनके कुछ व्यंग प्रधान एकांकी भी चर्चित हैं। व्यंग प्रधान यानी व्यंग में बातें करना, कहते हैं ना कि एक अपेक्षा होता है, एक उपेक्षा होता है, दो शब्द होते हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा तो होती है किसी से, मतलब मुझे आपसे कुछ अपेक्षा या आपको मुझसे अपेक्षा है ना। और ये क्या होता है, अवहेलना का भाव से देखना, उलाहना देना किसी को। तो व्यंग रूप में बातें करना, यानी व्यंग से प्रधान एकांकी भी इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे नाटक लिखे हैं, सीधे तो लिखे हैं, साथ में व्यंग प्रदान भी लिखे हैं कि सामने वाला व्यक्ति समझ भी जाए कि यह मेरी बेइज्जती भी कर रहा है और साथ में मुझे समझाने की कोशिश भी कर रहा है। तो समझ में आया। तो बताइए, जगदीश चंद्र माथुर, एक बार मैं रिपीट करा देता हूं बच्चों, क्योंकि मैं रिपीट इसलिए करवाता हूं कि आप लोगों को याद हो जाए। तो बताइए जल्दी से, इनका जन्म कब होता है, सही है क्या, और मृत्यु सही है ना बेटा, बेटा सही है ना, खुर्जा। और खुर्जा कहां पड़ता है भी, उत्तर प्रदेश में। शिक्षा कहां से प्राप्त की, किस विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। याद हो गया ना बच्चों, इसी प्रकार से याद करना है। यानी सर्वाधिक प्रसिद्धि किससे प्राप्त हुई, गद्य विधा में सर्वाधिक प्रसिद्ध किससे हुई है, नाटककार के रूप में हुई है। और साथ में उन्होंने बहुत सारी एकांकी भी लिखी। ये नाटक एकांकी किससे संबंधित लिखते थे बच्चों, बताइए जल्दी से, अभी बताया था मैंने। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ, ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ सामाजिक समस्याओं से संबंधित भी, सामाजिक समस्याओं से संबंधित भी इन्होंने क्या लिखा है, नाटक और एकांकी लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। प्रमुख कृतियां, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी लिखी, तो कौन कौन से, पहले नाटक की बात करें, नाटककार सुपरिचित माने जाते थे सॉरी। तो नाटक कौन कौन से, कोणार्क, क्या नाम है, कोणार्क। उसके बाद आता है दशरथ नंदन, फिर आता है शारदिया, और फिर आता है पहला राजा। याद हो गए क्या, याद करो एक बार, कौन कौन से हैं, कोणार्क है, दशरथ नंदन है, शारदिया है और पहला राजा है। हो गए, देखो ऐसे याद करना है, कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया और पहला राजा। याद हो गया, बस ऐसे याद करना है, कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया और पहला राजा। एकांकी संग्रह की बात करें, भोर का तारा,
ओ मेरे सपने, भोर का तारा, ओ मेरे सपने। तो एकांकी संग्रह, जिनमें एकांकी संग्रह यानी इनमें बहुत सारी एकांकी है, एक एक नहीं बहुत सारी एकांकियों का इन्होंने संग्रह कर दिया है। जैसे हमारे पाठ्य पुस्तक में क्या है, रीढ़ की हड्डी, क्या है, रीढ़ की हड्डी है ना बच्चों, तो एक अंक है ये। तो ऐसे बहुत सारे इनमें एकांकी जुड़े हुए हैं। पाठ का सारांश, इन्होंने कौन सा पाठ लिखा है यहां, रीढ़ की हड्डी, क्या लिखा है, रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी क्या है बच्चों, एक एकांकी, ये ध्यान रखना है। इन्होंने क्या लिखा इसमें, इस एकांक के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए, यानी कि समाज में स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा व उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया गया है। कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, यहां समाज में लोगों द्वारा स्त्रियों पर कौन कौन सी बातों का, यानी कैसे उनको अबला समझकर, कैसे किस प्रकार से उन्हें रूढ़िवादी परंपराओं में बांध कर रखा जाता था कि तुम लोग पर्दा प्रथा में रहोगे, घर से बाहर नहीं जाओगे, बस रोटियां सेकने काम करती हो, बस इतना ही। मतलब इसमें उन्होंने इस पर बहुत तेज प्रहार किया है। आप पढ़ेंगे मूल एकांकी को तो हमें समझ में आ जाएगा। और साथ में ही स्त्रियों की शिक्षा और उससे होने वाले आत्मविश्वास और साहस को भी दर्शाया कि स्त्रियों को क्या दे जानी चाहिए, शिक्षा, जिससे उनके आत्मविश्वास किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार से साहस। अरे पहले प्राचीन समय में देख लीजिए ना, गार्गी, बहुत अच्छी ऐसी महिलाएं होती, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञानी महिलाएं हुई हैं जो अच्छे पंडितों के छक्के छुटा दिए थे, याद है ना तुम लोगों को। तो वही बात यहाँ है। तो लेखक ने हमारे पाठकों के सामने स्त्रियों के प्रति जो समाज में रूढ़िवादी परंपराएं थी उन पर प्रहार करते हुए साथ में उनको शिक्षा देने पर भी विचार किया है, और साथ में शिक्षा से उनका किस प्रकार आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है, साथ में यह भी दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये था बच्चों, ज्यादा बड़ा नहीं था। जीवन परिचय, 1917 में जन्म होता है, 1978 मृत्यु हो जाती है, खुर्जा यूपी में इनका जन्म हो जाता है। कुछ रचनाएं थी इनकी, कौन कौन सी थी बता देता हूं मैं। एक तो भोर का तारा है जो एकांकी संग्रह के रूप में लिया जाता है। ठीक है, और यदि उपन्यास की, नाटकों की बात करें, कोणार्क है, शारदिया है, पहला राजा है। ठीक है, ये इनके क्या है, नाटक थे। तो ये नाटककार के रूप में सर्वप्रसिद्ध हो चुके थे, क्योंकि बचपन से ही ये नाटकों में रुचि लेने के कारण ये स्कूल कॉलेजों में सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेते थे, और फिर उसके बाद में नाटकों का निर्माण भी करने लग गए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।